नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, YCT LT ग्रेड प्रैक्टिस सेशन के साथ एक बार हम फिर से हाजिर हैं आप सभी के सामने। तो सभी लोग फटाफट से आ जाइए और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। जो लोग नए जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर LT ग्रेड से संबंधित जो प्री प्रैक्टिस सेट है हम आपके साथ यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी सफलता के लिए। तो जो भी शिक्षक साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट टीचर LT ग्रेड का, या फिर PPSC TRE4 DSSB, या फिर जो भी शैक्षिक अगर देखा जाए तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस सेशन के साथ जुड़ सकते हैं। तो शुरू करेंगे सेशन को। यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट है ये, ठीक है। आपको बता दें टोटल 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं यहाँ पर, और 1 बाय 1 क्वेश्चंस को पूरी तरीके से डिटेल में हम लोग समझेंगे। शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियां संबंधित हैं। तो दक्षिण भारत की जो बृहद पाषाण समाधियां हैं वो किससे संबंधित हैं आपको बताना है। पूर्व पाषाण काल से, नव पाषाण काल से, ताम्र पाषाण काल से, या फिर लौह काल से। तो दक्षिण भारत की जो बृहद पाषाण समाधियां हैं उनसे यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है, कह रहा है कि वो किससे संबंधित है। तो इसकी बात कर ले तो दक्षिण भारत में पाषाण युग के बाद दक्कन के पठार तथा सुदूर प्रायद्वीप में महापाषाण संस्कृति का उदय हुआ था। यह संस्कृति एक हद तक भारत के जो पूर्वी मध्य तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में देखा जाए तो पाई जाती थी, किंतु दक्षिण भारत के संदर्भ में इसका विशेष महत्व रहा है। क्लियर है। अगर देखा जाए तो महापाषाणीय संस्कृति की जो ऐतिहासिक महत्व है उसकी दो विशेषताएं रही हैं। पहला तो ये रहा है कि इसका लौह युग से अविरल रूप से जुड़ा होना, तथा दूसरी क्या रही है, काले एवं लाल मृदभांडों से मृदभांडों के आविर्भाव से संयुक्त होना। तो इस तरह हम देखेंगे तो ये किस युग से संबंधित है, तो ये संबंधित है लौह काल से। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ आप जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताएंगे उनका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया। तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किस देश ने किया, या फिर कहाँ हुआ, मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में, या फिर भारत में। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर क्या बनेगा, तो यहाँ पर राइट आंसर की बात कर ले तो सिंधु सभ्यता की अगर बात कर लें हम, तो सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख उद्योग था वो सूती वस्त्र उद्योग था, और वस्त्रों के लिए कपास की खेती का जो आरंभ है सबसे पहले भारत में ही किया गया। सिंधु सभ्यता से इसके अवशेष मिले हुए हैं। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। कह रहा है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर निम्न में कौन अंकित नहीं था। तो इसमें से जो पशुपति की मोहर मिली थी मोहनजोदड़ो से, तो उसमें कौन सा यहाँ पर पशु अंकित नहीं था। हाथी, गैंडा, बाघ, या फिर बैल। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो जो मोहनजोदड़ो से देखा जाए जो प्राप्त हुई थी पशुपति शिव की मोहर, वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी। और इसमें देखा जाए तो इस मोहर में एक त्रिमुखी पुरुष को एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया था। उसके सिर में सींग थे, कलाई से कंधे तक उनकी दोनों भुजाएं चूड़ियों से लदी हुई थी। मूर्ति के दाहिनी ओर एक हाथी तथा एक बाघ, और बाईं ओर एक गैंडा और एक भैंसा खड़ा हुआ है। चौकी के नीचे 2 हिरण खड़े हुए दिखाए गए थे इसमें, जिसमें से एक की जो आकृति है वो खंडित दिखाई गई थी। एक अन्य मोहर में अगर देखा जाए तो नर और नारियों की कुल मिलाकर 7 आकृतियां हैं वो भी अंकित दिखाई दी। इसके अलावा अगर बात कर ले मोहनजोदड़ो और लोथल से जो नाव की आकृति है उसको भी अंकित करते हुए एक एक मोहरें मिली हैं। और एक मोहर में देखा जाए तो पीपल की एक शाखा से एक श्रृंगी यहाँ पर देखा जाए तो 2 पशुओं को निकलते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो अगर देखा जाए जो मोहरें मिली हैं उनसे जो नहीं मिला है चित्र, वो किसका नहीं मिला है, वो मिला है बैल का। ठीक है, बैल का चित्र अगर देखा जाए तो नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 4। कह रहा है कि घोड़े की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं। घोड़े की हड्डियां आपको बताना है कहाँ से प्राप्त हुई हैं। लोथल से, सुरकोटदा, हड़प्पा, आलमगीरपुर। बताएंगे जो घोड़े की हड्डियां हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो बात कर लें यहाँ पर किसकी, सुरकोटदा की। सुरकोटदा से देखा जाए तो लोहे की जो घोड़े की जो हड्डियां हैं वो प्राप्त हुई हैं। सुरकोटदा कहाँ पर है, तो ये गुजरात के कच्छ जिले में है। कहाँ पर है,
तो ये गुजरात के कच्छ जिले में है, इसको भी याद रखिएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 5, ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? तो वंश मंडल के नाम से किसे जाना जाता है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? प्रथम एवं द्वितीय मंडल को, द्वितीय से सप्तम मंडलों को, नवे एवं दसम मंडलों को, आठवें एवं नवे मंडलों को। बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो ऋग्वेद के द्वितीय से लगाकर जो सप्तम मंडलों का जो वंश है उसे क्या कहा जाता है? वंश मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वंश मंडल कहा जाता है। द्वितीय से सप्तम मंडल तक प्रत्येक मंडल एक एक ऋषि वंश का है। ठीक है, एक एक ऋषि वंश का है, इसीलिए देखा जाए तो यहाँ पर वंश मंडल इसको बोलते हैं। तो अगर देखा जाए थोड़ा सा डिटेल में अगर समझेंगे तो इसमें अगर देखा जाए द्वितीय मंडल जो है वो गुत्सम जो ऋषि हैं उनके लिए है। तृतीय जो मंडल है वो विश्वामित्र ऋषि को है। चतुर्थ जो मंडल है वो वामदेव ऋषि को है। पांचवा मंडल आत्रेय ऋषि को और षष्ठम मंडल भारद्वाज को। इसके अलावा जो सातवां मंडल है वो वशिष्ठ जो ऋषि हैं उनको समर्पित है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो आंसर हमारा बनेगा वो क्या बन जाएगा? आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय से सप्तम मंडल को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन है वैदिक राजाओं एवं राज्यों के निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो वैदिक राजाओं और राज्यों के निम्नलिखित जो युग्म दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, अर्थात कौन सा गलत दिया गया है ये आपको बताना है। ठीक है, अजातशत्रु क्या काशी से संबंधित थे? अश्वपति कैकेय से संबंधित थे? जनक विदेश से और जन्मेजय मद्र से। बताएंगे सही जवाब क्या होगा? तो इसके सही जवाब की बात कर लें तो यहाँ पर जो जन्मेजय हैं वो मद्र से संबंधित नहीं थे। ठीक है, जो जन्मेजय हैं वो मद्र से संबंधित नहीं थे, बल्कि ये कहाँ से संबंधित थे? तो आसान्वित से ये संबंधित थे। ठीक है, कहाँ से थे? तो ये आसान्वित से संबंधित थे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ये कुरु वंश से अगर देखा जाए तो कुरु वंश के एक राजा थे। क्लियर है? तो हमारा यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाकी सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। सत्यमेव जयते जो शब्द है किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द जो है किस उपनिषद से लिया गया है ये आपको बताना है। काफ़ी अगर देखा जाए तो चर्चित क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम्स में आया है और आपको पता भी होगा। तो इसकी बात कर लें तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही जवाब बनेगा। इसी आदर्श शब्द का जो उल्लेख है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह यानी कि अशोक की जो लाट है उसमें भी किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रसिद्ध सूक्ति तत्त्वमसि, ठीक है, तत्त्वमसि निम्नलिखित में से एक उपनिषद में मिलती है। तो जो सूक्ति है तत्त्वमसि कौन से उपनिषद में मिलती है ये आपको बताना है। तत्त्वमसि की बात कर लें तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है वह तू ही है। क्या होता है? वह तू ही है। ठीक है, इसका मतलब होता है। क्लियर है? आगे अगर बात कर ले छांदोग्य मुंडक मांडूक ईशावास से, तो ये जो लिया गया है वो छांदोग्य उपनिषद से ही लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बनेगा? ए इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्वेश्चन कह रहा है कि सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? तो सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? आजीवक का, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का या फिर लोकायत का? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप सभी को करना है। तो ये लिया गया है जैन धर्म से। जैन धर्म के अंतर्गत ज्ञान का सिद्धांत स्याद्वाद कहलाता है, आप सभी को पता है। और तत्व मीमांसा की दृष्टि से इसे क्या कहा जाता है? अनेकांतवाद भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत इस बात की चर्चा की जाती है कि जो सच के अनेक पहलू हैं। ठीक है, इसमें किसी भी वस्तु के संबंध में 7 परामर्श दिए जाने की भी बात की जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश निम्नलिखित में से किस शिष्य को दिया? तो बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था? आनंद को, सारिपुत्र को, सुभद्र को या फिर उपाली को?
बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बुद्ध की बात कर ले तो बुद्ध जी 80 वर्ष की जर्जरित अवस्था में हृदयवती नदी पार करके जो है कुशीनारा पहुंचे थे, जहां जो अस्वस्थता की स्थिति में उन्होंने आनंद से कहा कि आओ मेरे लिए उत्तर की ओर सिर करके मंच तैयार करो, मैं क्लात हूँ लेटूंगा। ठीक है, तो इस तरह अगर देखा जाए जो अंतिम उपदेश है यहाँ पर उसने जो दिया था वो किसको दिया था, तो सुभद्र को दिया था। किसको दिया था, सुभद्र को इन्होंने दिया था। उस समय अगर देखा जाए तो कुशीनारा के जो श्रमण जो थे वो सुभद्र ही थे। क्लियर है, तो यहाँ पर आनंद नहीं होके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सुभद्र। तो आनंद मत करिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है किस उत्खनन ने कपिलवस्तु के समीकरण का साक्ष्य प्रस्तुत किया। तो कौन से उत्खनन ने अगर देखा जाए तो साक्ष्य प्रस्तुत किया था कपिलवस्तु का, अयोध्या, लुम्बिनी, पिपरहवा, सोहगौरा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में जगह पड़ती है नौगढ़। नौगढ़ से अगर देखा जाए तो 13 मील उत्तर की ओर नेपाल की सीमा से लगा हुआ एक स्थल है जिसका नाम है पिपरहवा। ठीक है, तो पिपरहवा एक प्राचीन बौद्ध स्थल है और यहाँ से एक प्राचीन बौद्ध स्तूप और उसके भीतर रखी हुई बुद्ध की अस्थियों की मंजूषा मिली है जो कि पाषाण काल की हैं। ठीक है, जिसमें से देखा जाए तो ब्राह्मी लिपि में जो है लेख भी उत्कीर्ण है। तो यहाँ आंसर हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा हमारा पिपरहवा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। निम्नलिखित में से कौन वैष्णव धर्म के सनक संप्रदाय का आचार्य था। तो वैष्णव धर्म के सनक संप्रदाय का आचार्य कौन था ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। तो इसकी बात कर लें, ये कौन था, ये थे निम्बार्क। कौन था, तो ये निम्बार्क थे, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 13। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा बताएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित पद डायनोसिस किसे निर्दिष्ट करता है। तो जो मेगास्थनीज है उसने एक शब्द यूज किया है डायोनेसिस। तो डायोनेसिस जो है वो किसे निर्दिष्ट किया है, शिव जी को, विष्णु जी को, इंद्र को या फिर ब्रह्मा जी को, किसको किया है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप सभी को करना है। तो मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी सम्राट सेलुकस के राजदूत के रूप में आया था, उसने अगर देखा जाए तो भारतीय यूनानी देवता डायनोसियस तथा हेराक्लीस की पूजा करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि जो डायनोसिस है वो शिव जी के रूप में देखता था और हेराक्लीस जो है वो कृष्ण था। ठीक है, तो यहाँ पर डायनोसिस पूछा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे यहाँ पर आपके शिव जी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अशोक के शासन में प्रतिदेवक क्या करते थे। अशोक के शासन में यहाँ पर बताना है प्रतिदेवक का क्या काम था। सेना का नेतृत्व करते थे, घटना की सूचना देते थे, धर्म प्रचार करते थे या राजस्व वसूली करते थे। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे। तो अशोक ने देखा जाए तो अपने साम्राज्य में प्रतिदेवक अथवा घटनाओं की सूचना देने वाले को नियुक्त किया था। ठीक है, तो प्रतिदेवक किसको बोलते हैं, जो घटनाओं की सूचना देते थे। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी इसका सही जवाब बनेगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 आपके सामने। सेशन को लाइक शेयर करते रहेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में 5 यवन शासकों का उल्लेख मिलता है। तो अशोक के किस अभिलेख में यहाँ पर देखा जाए तो 5 यवन शासकों का उल्लेख मिलेगा, आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा। 13वां शिलालेख, द्वितीय शिलालेख, 7वां शिलालेख या फिर क्या मिलेगा, प्रथम लघु शिलालेख। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप सभी को करना है। तो इसकी अगर बात कर ले तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार अर्थ जो है विदेशों में भी प्रचारकों को भेजा था। और यहाँ पर अगर देखा जाए जो 13वां शिलालेख है उनसे अगर देखा जाए तो 5 जो यवन शासक हैं उनका उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इस बनेगा। क्या बनेगा, ए इसका राइट आंसर बनेगा। ये कौन से शासक थे,
तो अंत्योक थे जो कि सीरिया के नरेश थे, तुर्मे थे जो कि मिस्र के नरेश थे, अंतिकिनी थे जो कि मेसोडोनियन राजा थे, और आपके देखा जाए तो मग और अलिक सुंदर ये सभी राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक जैन था? कौन सा मौर्य शासक जैन था ये आपको बताना है। कुणाल, संप्रति, दशरथ या फिर जालौक? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप सभी को करना है, इसका सही जवाब क्या बन जाएगा। तो मौर्य सम्राट अगर देखा जाए तो दशरथ की मृत्यु के बाद उसके पुत्र संप्रति ने शासन ग्रहण किया था यहाँ पर। और जैन ग्रंथों में जो संप्रति को अगर देखा जाए तो जैन धर्म का संरक्षक कहा गया है, जिसने हजारों जैन तीर्थंकरों के मंदिरों को क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। और इसी को अगर देखा जाए तो ये पाटलिपुत्र का राजा था, उसके साम्राज्य में जो अवंती और पश्चिमी भारत भी देखा जाए तो सम्मिलित था। तो यहाँ आंसर हमारा क्या बन जाएगा, तो आंसर यहाँ हमारा बन जाएगा संप्रति। ठीक है, क्या बनेगा, संप्रति इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अगले क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? तो चोल गंगम नामक जो बृहद कृत्रिम झील है उसे बनवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? राजराज प्रथम को, राजेंद्र को, राजाधिराज को या फिर राजराज द्वितीय को? किसको दिया जाता है ये आप बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखा जाए राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद जो उसका योग्य पुत्र था राजेंद्र प्रथम, वो सम्राट बना था। उसी ने अपने पिता की जो साम्राज्यवादी नीति है उसको आगे बढ़ाया था और उसने क्या किया, पवित्र जो गंगा जल लाने के उद्देश्य से उत्तर पूर्वी भारत यानी कि जो गंगा घाटी है उस पर आक्रमण किया तथा जो पाल शासक थे महिपाल, कौन था, महिपाल वहाँ पाल शासक थे, ठीक है, उनको क्या किया, पराजित किया। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगैकोंड की उपाधि धारण की थी और जो गंगैकोंड चोलपुरम है उसको देखा जाए तो नई राजधानी के रूप में बनाया था। और इसी में देखा जाए जो नई राजधानी उनकी बनी थी उसी के निकट सिंचाई के लिए उसने चोल गंगम नामक जो विशाल तालाब है या फिर कह लीजिए कि जो झील है उसका निर्माण किया था। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, इदांगाई तथा वलांगाई थे। तो इदांगाई और वलांगाई क्या थे, सामाजिक वर्ग थे, शैव पंथ थे या फिर राजकीय समारोह थे या फिर वैष्णव पंथ थे? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब आप सभी को करना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए चोल काल में जो दक्षिण वर्गीय वलंगाई तथा जो वाम वर्गीय थे वो इंदगाई थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि ये कौन थे, तो ये एक सामाजिक जो औद्योगिक वर्ग के समूह थे। तो राइट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, सामाजिक वर्ग। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन कह रहे हैं कि किस चोल शासक के विषय में कहा जाता है कि उसकी हत्या क्रुद्ध भीड़ ने कर दी थी? तो किस चोल शासक के विषय में ऐसा बोला जाता है कि उसकी जो हत्या है वो भीड़ ने कर दी थी? कुलोतुंग प्रथम, कुलोतुंग द्वितीय, अधिराजेंद्र या फिर राजेंद्र तृतीय? क्या बनेगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप सभी को करना है। तो ये बात हो रही है अधिराजेंद्र की। किसकी बात हो रही है, अधिराजेंद्र की। तो अधिराजेंद्र जो था वो चोल वंश की मूल शाखा का अंतिम शासक था। ठीक है, वीर जो राजेंद्र ने सोमेश्वर के जो छोटे भाई विक्रमादित्य से अपनी पुत्री का विवाह करके उसे पश्चिमी चालुक्य का उत्तराधिकारी बनाया था। उसके बाद जो वेंगी में विजयादित्य सेवन था उसको उत्तराधिकारी नियुक्त करवाया था, जबकि जो वेंगी का वास्तविक अधिकारी था वो कौन था, राजेंद्र द्वितीय था। इसी वेंगी के राजकुमार जो राजेंद्र द्वितीय ने क्या किया, अधिराजेंद्र के समय पर विद्रोह कर दिया और जनता ने भी इसका साथ दिया और अधिराजेंद्र जो है वो मारा गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बनेगा, सी इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये आपको बताना है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को, चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को या फिर हर्षवर्धन को? आसान क्वेश्चन है, टाइम नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो चंद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी था
वो समुद्रगुप्त हुआ था, जो कि 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। कब बैठा था? 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। और इसी को देखा जाए तो भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है, गजनवी शासकों के सैन्य संगठन में किस जाति के लोग सम्मिलित नहीं थे? ठीक है, किस जाति के लोग सम्मिलित नहीं थे ये आपको बताना है। अरब जाति के, भारतीय, ताजिक या फिर ग्रीक। क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गजनवी के जो शासक थे उनके जो सैन्य संगठन था उसमें देखा जाए तो जो ग्रीक जो लोग थे, ग्रीक लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब बनेगा। एकदम क्लियर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सल्तनत काल के जो दो प्रमुख सिक्कों टंका और जीतल का प्रचलन किसने किया था? ये आपको बताना है। इसको सैटरडे की क्लास में ही हमने बताया था। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा सैटरडे की क्लास तो आप फटाफट से इसका आंसर करेंगे। बाकी आसान क्वेश्चन है, आपको पहले से भी पता होगा। तो इसकी बात कर लें तो इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान सबसे ज़्यादा माना गया है क्योंकि उसी ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल यहाँ पर अगर देखा जाए तो चलाया था। तो यहाँ राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुल्तान इल्तुतमिश। क्या बनेगा? सुल्तान इल्तुतमिश इसका राइट आंसर बनेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। निम्न में से किसको 1000 दिनारी की पदवी दी गई? 1000 दिनारी की पदवी किसको दी गई थी ये आपको बताना है। काफ़ी बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। अल्प खां, मलिक काफूर, नुसरत खां, जफर खां, किसको दी गई थी ये उपाधि ये आपको बताना है। तो मलिक काफूर को देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी का एक योग्य जो सेना नायक है वो माना जाता था। और ऐसा कहा जाता है कि जो मलिक काफूर था वो नपुंसक था और उसे अलाउद्दीन के गुजरात आक्रमण के दौरान 1000 दिनार में खरीदा गया था। ठीक है, इसीलिए अगर देखा जाए तो इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? ये बात हो रही है मलिक काफूर के बारे में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। किस मध्यकालीन शासक ने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है? नसीरुद्दीन मोहम्मद, खुसरो शाह, फिरोज शाह तुगलक या फिर बहलोल लोदी। कौन था ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आप सभी लोग करेंगे। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो जब अलाउद्दीन आलम शाह ने स्वेच्छापूर्वक दिल्ली का शासन त्याग दिया था उसी के पश्चात जो बहलोल लोदी है गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था और प्रथम अफगान साम्राज्य की नींव भी डाल दी थी उसने। तो जो बहलोल लोदी है उसी ने ही उद्घोषित किया था कि राजत्व ही क्या है? बंधुत्व है और बंधुत्व ही राजत्व है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, बहलोल लोदी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित कृतियाँ जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई थी जिसमें से अगर देखा जाए कौन सी हैं? तारीख़ फिरोज शाही और किरानुसादैन, फतवाए जहांदीरी और आशिका, तारीख़ फिरोज शाही और फतवाए जहांदारी या फिर फुतुहुस सलातीन और तारीख़ फिरोज शाही। क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप सभी को करना है। तो यहाँ पर जियाउद्दीन जो बर्नी है उनकी कृति अगर देखा जाए तो ये कृति थी तारीख़ फिरोज शाही और फतवाए जहांदारी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जियाउद्दीन बर्नी की बात कर लें तो मोहम्मद बिन तुगलक के आश्रय में उसने 17 वर्ष तक गुजारा था। इसमें बहुत सारी कृतियों की रचना उसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 26। क्वेश्चन है संस्कृत स्रोतों से संग्रहित तिब्बे सिकंदरी का विषय था। तो तिब्बे सिकंदरी का विषय क्या था? ज्योतिष, आयुर्विज्ञान, संगीत या फिर दर्शन। क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करना है आप सभी को। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो संस्कृत स्रोतों से संग्रहित तिब्बे सिकंदरी अगर देखा जाए तो आयुर्विज्ञान की यहाँ पर पुस्तक है। किसकी है? आयुर्विज्ञान की पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका
27। क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सबसे पहले स्थापित हुआ था। तो मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सबसे पहले स्थापित हुआ था, ये आपको बताना है। बहमनी, गोलकुंडा, जौनपुर या फिर खानदेश। क्या बनेगा इसका सही जवाब, बताएंगे क्या बनेगा इसका सही जवाब। मध्यकालीन भारत के कौन से अगर देखा जाए राज्य इसमें सबसे पहले स्थापित हुए थे, तो वो था बहमनी राज्य। ठीक है, क्या था, बहमनी राज्य था। इसकी स्थापना की बात कर लें तो 1347 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। किसने किया था इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना किया था अलाउद्दीन बहमन शाह ने। इसी समय अगर देखा जाए तो दिल्ली सुल्तान पर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक भी शासन कर रहा था, उसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से किस शासक ने गजबेटकर की उपाधि धारण की थी। क्या थी, गजबेटकर की उपाधि आपको बताना है किसने धारण की थी। कृष्णदेव राय, देवराय द्वितीय, देवराय प्रथम या फिर राम राय। क्या बनेगा सही जवाब, बताएं गजबेटकर की उपाधि किसने धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आप सभी को करना है। तो इसकी बात कर लें तो ये था देवराय द्वितीय। कौन था ये, तो ये देवराय द्वितीय था, जिसकी अगर बात कर लें तो 1422 से लेकर 1446 तक यहाँ तक देखा जाए तो ये विजयनगर का शासन करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बनेगा, बी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है। निम्नलिखित में से कौन वारकरी संप्रदाय के संत थे। तो वारकरी संप्रदाय के संत आपको बताने कौन थे। चक्रधर, ज्ञानेश्वर, नामदेव या फिर रामदास। आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है। क्लियर है, बताइए कौन था वारकरी संप्रदाय का यहाँ पर। तो वारकरी संप्रदाय की बात कर लें तो महाराष्ट्र का जो भक्ति आंदोलन है उसमें अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से दो जो संप्रदाय हैं वो विभक्त थे। एक रहस्यवादियों का प्रथम संप्रदाय जो कि वारकरी अर्थात पंढरपुर के जो विट्ठल भगवान के सौम्य भक्त के रूप में जाना जाता था। दूसरा जो संप्रदाय था वो धरकरी संप्रदाय था, यानी कि भगवान राम के भक्त थे। धरकरी संप्रदाय के लोग जो है वो स्वयं को दास नाम से यहाँ पर बुलाते थे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौन कौन हो जाएगा इस संप्रदाय से, वारकरी संप्रदाय से, तो वो हो जाएंगे ज्ञानेश्वर और नामदेव। कौन कौन हो जाएगा, ज्ञानेश्वर और नामदेव। तो 2 और 3 होगा, और 2 और 3 किस ऑप्शन में है, ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई। तो इसमें से किसने लिखा था कि बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो विष देने से हुई। तो ये किसी और ने नहीं, उनकी जो पुत्री थी गुलबदन बेगम, उनकी जो प्रसिद्ध कृति रही है हुमायूं नामा, उसी में इस बात का उल्लेख किया गया था कि जो बाबर की मृत्यु हुई थी विष देने से हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी द्वारा प्रारंभ की गई भूमिकर प्रणाली में मूल्यांकन का आधार क्या था। तो शेरशाह सूरी ने भूमि मापन में काफ़ी अच्छा काम किया है। तो आपको बताना है यहाँ पर भूमिकर प्रणाली में मूल्यांकन का आधार क्या था। जमीन की सही पैमाइश, फसल की सही पैदावार, जमीन का सामान्य एवं संभावित भूमापन, राजस्व अधिकारियों द्वारा मनचाही प्रणाली। क्या बनेगा सही जवाब, बताएंगे। तो शेरशाह ने क्या शुरू किया था, जब्ती प्रणाली को लागू किया था, जिसके तहत क्या होता था, जो लगान का निर्धारण होता था वो भूमि की माप के आधार पर होता था। किसके आधार पर, भूमि की माप के आधार पर होता था। इस तरह अगर देखा जाए तो जमीन की सही जो पैमाइश है उसके आधार पर होता था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। कह रहा है कि किस शासक के प्रशासन तंत्र में किरोड़ी शब्द का प्रयोग भू राजस्व विभाग के एक अधिकारी के लिए किया जाता था। तो किरोड़ी शब्द का प्रयोग आपको बताना है किसके लिए किया जाता था राजस्व विभाग में। तो ये किस शासक के काल में बात हुई थी। ये क्वेश्चन इससे पहले भी आया है प्रैक्टिस सेशन में शायद। तो 32 की बात कर लें तो ये अकबर के अगर देखा जाए तो शासनकाल में बोला जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो निरंतर अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहेंगे तो आपकी अगर देखा जाए तो हिस्ट्री पूरी तरीके से मजबूत हो जाएगी।
ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो जीएस के जो बाकी सेक्शन हैं उनको भी हम कंप्लीट करने वाले हैं आगे आने वाले प्रैक्टिस सेशन में। तो आप लगातार क्लासेस से बने रहिए और कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप एलटी ग्रेड में सफलता चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, अकबर ने कब जजिया की समाप्ति की? तो जजिया कर की समाप्ति अकबर ने कब की थी ये आपको बताना है। तो अकबर ने देखा जाए तो 1564 ईस्वी में जजिया कर को क्या किया था? समाप्त कर दिया था। कब किया था? 1564 ईस्वी में। 1563 ईस्वी में उसने तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त कर दिया था। तो 1563 यहाँ ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें उसने क्या किया था? तीर्थ यात्रा जो कर था उसको समाप्त कर दिया था। 1562 में उसने दास प्रथा को समाप्त किया था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 34, मासिक अनुपात के आधार पर वेतन की प्रथा किस मुगल सम्राट ने आरंभ की थी? तो मासिक अनुपात के तौर पर देखा जाए तो वेतन की प्रथा किस मुगल सम्राट ने यहाँ पर आरंभ की थी? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां? कौन था बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 34 आंसर बताना है इसका। तो इसकी बात कर लें तो ये किसके द्वारा? तो ये शुरू की गई थी शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन है जहांगीर ने किस कलाकार को नादिर-उज-जमां की उपाधि प्रदान की? तो नादिर-उज-जमां की उपाधि किसको प्रदान की? मंसूर को, दौलत को, अबुल हसन को या फिर रेशनदास को? क्या बनेगा सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आप सभी को करना है। तो जहांगीर की बात कर लें तो इनके काल में जो चित्रकला थी वो अपने चरमोत्कर्ष पे थी। ठीक है। और जहांगीर के समय में अबुल हसन को नादिर-उज-जमां और उस्ताद मंसूर को नादिर-उल अस्त्र की उपाधियां दी गई थी। तो यहाँ नादिर-उज-जमां पूछा गया है। तो नादिर-उज-जमां की उपाधि किसको मिली थी? अबुल हसन को मिली थी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अबुल हसन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था बताएंगे। आगरा किले की मोती मस्जिद का निर्माण अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने? तो ये किसने करवाया था? तो ये मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। और इसमें अगर देखा जाए तो बलुआ पत्थर की बजाय संगमरमर जो है यहाँ पर लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 37 है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है और क्या बनेगा सही उत्तर बताएंगे। तो आप यहाँ मिला लीजिए, इसके ऑप्शंस आगे दिए गए हैं तो यहीं से हम इसको देखा जाए तो सॉल्व करेंगे। अलाई दरवाज़ा दिल्ली किसने बनवाया? बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी है किसने बनवाया? मोती मस्जिद अभी आपने पढ़ा आगरा की, और मोती मस्जिद दिल्ली की। तो फटाफट से बता दीजिए इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो अलाई दरवाजे के निर्माण की बात कर लें जो कि कुतुब मीनार के पास है। ठीक है। वो कहाँ पर किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो ये तो ठीक सामने है। बुलंद दरवाज़ा का जो निर्माण है वो गुजरात विजय की यादगार के रूप में हुआ था और ये अकबर के समय में ही हुआ था। और बात कर लें मोती मस्जिद जो आगरा की, ये अभी आपने पढ़ा, इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया? ये करवाया था शाहजहां ने। तो यहाँ तो सारे मैच ही हैं। मोती मस्जिद जो दिल्ली का है वो कहाँ का है? लाल किले के अंदर है, आप सभी को पता है। पूरी तरह से संगमरमर की बनी हुई है और इसका निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। तो यहाँ पर तो मिले हुए हैं 1 2 3 4। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो 1 2 3 4 की बात कर लें, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में आपको 1 2 3 4 मिल जाएगा, इसलिए जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है? मैच करना है और बताना है आंसर यहाँ पर क्या बनेगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध, पेरिस की संधि से अंत, तृतीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और प्रथम मैसूर युद्ध। बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की जो अंत हुआ था वो एक्सला चैपल की संधि से हुआ था। किससे हुआ था? एक्सला चैपल की संधि से। तृतीय कर्नाटक जो युद्ध है उसका जो अंत हुआ था पेरिस की संधि से हुआ था। किससे हुआ था? पेरिस की संधि से। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का जो देखा जाए तो ये युद्ध अनिर्णायक रहा था। और प्रथम मैसूर युद्ध की बात कर लें तो इसमें ब्रिटिश की हार हुई थी। तो इस तरह अगर देखा जाए तो ये हम मैच कर सकते हैं।
तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, 4 1 3 2 बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे हम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिकारी अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए जाने के पक्ष में नहीं था। तो अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए जाने के पक्ष में कौन नहीं था, इसमें से आउट्रम, नेपियर, ह्यूरोज या फिर स्लीमैन, कौन नहीं था बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आप सभी को करना है, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। तो बात है 1848 की। कब की बात है, 1848 की बात है। कर्नल स्लीमैन को लखनऊ में रेजिडेंट के रूप में भेजा गया था। स्लीमैन ने कुशासन के विस्तृत वर्णन भेजे, परंतु जो स्लीमैन जो विलय के पक्ष में अगर देखा जाए तो नहीं था। वो चाहता था कि जो प्रशासन का अधिक से अधिक कार्य है वो अंग्रेजों द्वारा ही चलाया जाए, है ना। तो इसका विचार था कि यदि हम अवध का विलय कर लेते हैं तो हमारे नाम पर कलंक लग जाएगा और हमारा नाम हमें 1 दर्जन अवधों से भी अधिक प्रिय है, यानी कि हम एक देव के समान हैं। और यदि हमने अपनी जो शक्ति है देव के रूप में प्रयोग करेंगे तो भारत की दृष्टि में हम क्या कर जाएंगे, गिर जाएंगे। तो ये कौन था, ये था स्लीमैन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। 13 जून 1817 को पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे, ये आपको बताना है। तो पुणे की जो संधि हुई थी वो किसके बीच में हुई थी, ये आपको बताना है। तो 13 जून 1817 को देखा जाए तो पुणे की जो संधि हुई थी वो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने इस पे हस्ताक्षर किए थे। किसने किया था, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 41। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार लिखना है, बताइए। काल कोठरी की घटना, बक्सर का युद्ध, मीर जाफर की मृत्यु, इलाहाबाद की संधि, बताएंगे। तो बक्सर का युद्ध आप सभी को पता है 1764 में हुआ था। कब हुआ था, 1764 में। और इलाहाबाद की जो संधि हुई थी इसी के बाद हुई थी 1765 में, है ना। मीर जाफर की जो मृत्यु हुई थी वो भी फरवरी 1765 में ही हुई थी। कब हुई थी, फरवरी 1765 में। फरवरी आप लोग लिख लेंगे क्योंकि 1765 2 जगह हो गया। और जो इलाहाबाद की संधि हुई थी वो अगस्त में हुई थी। कब हुई थी, अगस्त में। बात कर लें यहाँ पर काल कोठरी की घटना। तो काल कोठरी की घटना आप सभी को पता है, इस समय जो बंगाल का नवाब था वो सिराजुद्दौला हुआ करता था और ये हुई थी 1756 में। कब हुई थी, 1756 में। इस तरह अगर आप इनको सीक्वेंस से बिठाएंगे तो सीरियल वाइज ही हो जाएगा। पहले आएगा क्या चीज़, काल कोठरी की घटना, फिर उसके बाद आएगा बक्सर युद्ध, फिर उसके बाद मीर जाफर की मृत्यु और उसके बाद क्या हो जाएगा, इलाहाबाद की संधि। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के निम्नलिखित सलाहकारों में से किसने स्थायी बंदोबस्त के प्रस्ताव का विरोध किया था, बताएं। किसने विरोध किया था स्थायी बंदोबस्त का, ये आपको बताना है। बताइए किसने विरोध किया था। तो ये था जेम्स ग्रांट। इसका नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन ये काफ़ी बार पूछा गया है। जेम्स ग्रांट का नाम याद रखिएगा। तो ये जेम्स ग्रांट हो जाएगा जिसने विरोध किया था स्थायी बंदोबस्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस स्थान पर चर्बी युक्त कारतूसों का निर्माण होता था। तो चर्बी युक्त कारतूसों का निर्माण यहाँ पर देखा जाए किस स्थान पर होता था, अंबाला, मेरठ, सियालकोट या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या बनेगा इसका राइट आंसर, बताएंगे। तो दिसंबर 1856 की बात है, भारत सरकार ने पुरानी बंदूकों को हटाकर नवीन एनफील्ड राइफल यहाँ पर सेना को प्रयोग करना चाहा था। और उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था अगर देखा जाए तो डमडम, अंबाला और सियालकोट में की गई थी। उनके लिए जो कारतूस बनाए गए थे उनमें देखा जाए तो राइफल जो थी उसको भरने से पहले क्या करना पड़ता था, मुंह से खोलना पड़ता था। और 1857 ईस्वी में बंगाल की सेना में ये खबर फैल गई थी कि कारतूसों के बनाने में किसका प्रयोग किया गया है, सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया है ना। और इसी वजह से क्या हुआ था, हिंदू और मुसलमान दोनों ही भड़क गए थे और इससे यहाँ पर विद्रोह हुआ था। तो यहाँ पर देखा जाए तो सभी हो जाएगा, अंबाला, सियालकोट, ये सभी। तो यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर तीनों सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार संयोजित कीजिए। संथाल विद्रोह, पंजाब भूमि विक्रय कानून, दक्कन कृषि राहत कानून, पावना विद्रोह।
तो इनको आपको लगाना है सीरियल वाइज। कैसे होगा बताएंगे। तो संथाल का जो जनजातीय विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। कब हुआ था? 1855-56 में ये हुआ था। और जो आगे अगर देखा जाए तो पावना जो विद्रोह है वो कब हुआ था? तो पावना विद्रोह हुआ था 1873 में। आपका कब हुआ था? 1873 में ये हुआ था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो दक्कन का जो कृषि राहत अधिनियम है या फिर कह लीजिए दक्कन कृषि राहत कानून है, उसकी अगर बात कर लें तो ये 1879 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया? 1879 में। और पंजाब भूमि अन्य जो संक्रमण अधिनियम है इसको पारित किया गया था 1900 में। तो इस तरह अगर देखा जाए ईयर अगर आपको पता होंगे तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके आंसर की बात कर लें तो क्या हो जाएगा? 1432 बनेगा। क्या बनेगा? 1432। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 45 आते हैं। निम्नलिखित युग में कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है ये आपको बताना है। गणेश दामोदर सावरकर कह नौजवान भारत सभा की स्थापना, सरदार अजीत सिंह भारत माता सोसाइटी की स्थापना, जीएस अरुंदले ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी की, और भूपेन्द्र नाथ दत्त ने अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। बताएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा सही जवाब, फटाफट से बता दीजिए। तो एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। जैसे अभिनव भारत समाज की बात कर लें तो इसकी जो स्थापना है वो किसने किया था? वीडी सावरकर जी ने किया था। किसने किया था? तो ये वीडी सावरकर जी ने किया था। तो ये तो हमारा क्या है, गलत दे रखा है। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। जीएस अरुंदले ने एचएसआरए की स्थापना की थी, बिल्कुल गलत है। तो एचएसआरए की जो स्थापना में अगर देखा जाए कौन था, तो इसमें जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, सचिन सान्याल है, योगेश चंद्र चटर्जी है, राम प्रसाद बिस्मिल हैं, इन लोगों ने अगर देखा जाए तो किया था। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सरदार अजीत सिंह, तो सरदार अजीत सिंह कौन थे? तो ये थे जो भगत सिंह जी थे, क्रांतिकारी भगत सिंह, उनके चाचा जी थे। उन्होंने ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर भारत माता के नाम से एक अखबार निकाला था, और आगे चलकर जो ये संस्था है भारत माता सोसाइटी के नाम से फेमस हुई थी। तो यही वाला हमारा सही है। क्लियर है? चले अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। नौजवान भारत सभा की स्थापना की बात कर लें तो सरदार भगत सिंह ने भगवती चरण वोहरा के सहयोग से किया था। तो ये भी हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से यहाँ पर देखा जाए तो बम्बई से प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी भाषा का प्रथम साप्ताहिक यहाँ पर पत्र कौन सा था? बताएं। बम्बई से प्रकाशित जो होता था, बॉम्बे क्वियर, बॉम्बे गजट, बॉम्बे हेराल्ड या फिर बॉम्बे टाइम्स, क्या बनेगा सही जवाब बताएंगे। तो इसकी बात कर ले तो अंग्रेजी भाषा का जो पहला साप्ताहिक पत्र था जो कि बम्बई से प्रकाशित होता था वो था बॉम्बे हेराल्ड। क्या था? बॉम्बे हेराल्ड था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 47। 1906 में स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित करने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? दादा भाई नौरोजी, पी आनंद चार्लू, जी के गोखले, बीजी तिलक। बताएंगे कौन बना था अध्यक्ष? राइट आंसर क्या होगा? तो इसकी राइट आंसर की बात कर ले तो 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन है कलकत्ता में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की बात की जाए तो इसकी अध्यक्षता की थी वयोवृद्ध दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 48। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, बताएंगे। भगत सिंह, खुदीराम बोस, मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह। तो इन सबको यहाँ पर अगर देखा जाए जो किंग्सफोर्ड हैं, सैंडर्स, डायर, कर्जन वाली, इनको किसने जो है मारा था, उसी से मैच करना है आप सभी को। बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो भगत सिंह की बात कर लें तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने क्या किया था? सैंडर्स की हत्या की थी। क्यों की थी? क्योंकि 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पर जो है इसी ने लाठी जो है बरसाई थी। इसी के देखा जाए तो बदला लेने के लिए उसने, जो भगत सिंह हैं, उन्होंने क्या किया था? इनकी हत्या की थी। तो सैंडर्स से इसको मैच कर देंगे। खुदीराम बोस की बात कर लें तो इन्होंने किंग्स फोर्ड है उनकी हत्या की थी। तो इसको किससे मिला देंगे? ऑप्शन ए से मिला लेंगे। मदन लाल ढींगरा की बात कर लें तो लंदन में उन्होंने कर्जन वाली को गोली मार दी थी। बाद में जो मदन लाल ढींगरा हैं
उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो ये कर्जन वायली से हो जाएगा। उधम सिंह की बात कर ले तो माइकल और डायर को इन्होंने गोलियों से भुना था, तो यहाँ पर इसको माइकल और डायर से मिला लेंगे। तो इस तरह अगर देखा जाए आंसर हमारा क्या बन जाएगा बताएंगे। तो आंसर की बात कर लें तो आंसर हमारा बन जाएगा 1 2 3 4, क्या बनेगा BADC सॉरी, ठीक है, क्या बनेगा BADC, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 49, पाकिस्तान शब्द का जनक कौन था, ये आपको बताना है। पाकिस्तान शब्द का जनक कौन था, फटाफट से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मुसलमानों के लिए जो पृथक देश था जिसे पाकिस्तान कहा जाता था, इसको आपको बताना है कि ये किसकी उपज थी। तो वैसे तो देखा जाए तो ये जो विद्यार्थी रहमत अली थे उनके मन में ऐसा उत्पन्न हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो बात करें पूरी तरीके से जो था वो जो जनक की बात अगर जब आएगी तो वो कौन था, वो थे चौधरी रहमत अली। ठीक है, चौधरी रहमत अली जो कि क्या थे, कैम्ब्रिज के एक अनुस्नातक विद्यार्थी थे, चौधरी रहमत अली, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इससे पहले इकबाल ने भी अगर देखा जाए तो एक अलग राष्ट्र की मांग की थी, मोहम्मद इकबाल ने। अगला क्वेश्चन है, चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। तो चंपारण में तिनकठिया जो प्रथा है उसका तात्पर्य क्या था, 3/20 भूभाग पर जो नील है उसकी खेती करना, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है। तो हिंसा के क्रूरतम रूप को गांधी जी ने क्या कहा था बताइए। तो ये कहा था गरीबी का स्थायित्व। ठीक है, गरीबी का स्थायित्व जो था हिंसा का क्रूरतम रूप था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं है। तो कौन कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं है ये आपको बताना है। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और लॉर्ड एमरी, कौन नहीं था इसमें बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर आप सभी को करना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 19 फरवरी 1946 को लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में घोषणा की कि मंत्रिमंडल का जो शिष्टमंडल जिसमें वह स्वयं थे, ठीक है, इसके अलावा एवी अलेक्जेंडर थे, अगर इनकी बात किया जाए तो ये भारत जाएंगे। तो यहाँ पर कौन नहीं था इसमें से ये बताना है। तो लॉर्ड एमरी नहीं थे। कौन नहीं थे, लॉर्ड एमरी नहीं थे, बाकी पैथिक लॉरेंस थे ही, अलेक्जेंडर भी थे, क्रिप्स भी थे। ये आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 53, 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने क्या किया था। संघीय सरकार की स्थापना की थी, एक संघीय न्यायालय की रचना की थी, राज्यपाल के अधिकारों को सीमित किया था, या फिर वयस्क मताधिकार प्रदान किया था। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था, तो इसकी बात कर लें तो इसने क्या किया था, एक संघीय न्यायालय की रचना की थी। क्या किया था, एक संघीय न्यायालय की रचना की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है, अधोलिखित संतों का सही तिथि क्रम क्या है। तो नीचे जो संत दिए गए हैं रामानुज, शंकराचार्य, शंकरदेव और दादू दयाल, तो इन सभी को आपको तिथि के क्रमानुसार क्या करना है, बिठाना है। तो रामानुज के जन्म की बात कर लें तो इनका जो जन्म हुआ था 1017 के करीब में हुआ था आंध्र प्रदेश में, है ना। और शंकराचार्य की बात कर लें तो इनका जो जन्म हुआ था 788 ईस्वी में हुआ था, 788 ईस्वी में। शंकरदेव की बात कर ली, ये असम के एक महत्वपूर्ण संत थे और इनका जो जन्म हुआ था 1449 में हुआ था। कब हुआ था, 1449 में हुआ था। ये मूर्ति पूजा और जो कर्मकांड था उसके बहुत ही तगड़े विरोधी थे, है ना। और इसकी बात कर ले दादू की, तो दादू दयाल गुजरात के रहने वाले थे और इनका जो जन्म था 1554 में हुआ था, 1554 में हुआ था। अब इस प्रकार आप इनको सीरियल वाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले कौन आएगा, शंकराचार्य जी आएंगे, फिर रामानुज आएंगे, फिर शंकरदेव और फिर दादू दयाल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55,
चिश्ती संप्रदाय के निम्नलिखित संतों को तिथि के अनुसार क्रमबद्ध करें। तो यहाँ पर चिश्ती संप्रदाय के कुछ संत हैं, उनको क्रमबद्ध करना है। शेख निजामुद्दीन औलिया, सैयद मोहम्मद गेसुदराज, बाबा फरीदगंज, शेख नासिरुद्दीन चिरागे देहली। बताइए फटाफट से इनका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर बात कर लें सबसे पहले किसकी, फरीदगंज इस शक्कर की, ठीक है। तो ये कुतुबुद्दीन बख्तियार के शिष्य थे और इनके जन्म की बात आए तो 1175 से 1265 के बीच में ये रहे हैं। 1175 से 1265 के बीच में ये रहे हैं। आगे अगर बात कर लें हम यहाँ पर, जो निजामुद्दीन औलिया हैं, ये 1236 से 1325 के आसपास रहे हैं। 1236 से 1325 के आसपास ये रहे हैं। इसके अलावा बात कर लें यहाँ पर जो चिश्ती संत शेख नासिरुद्दीन चिरागे देहलवी हैं, इनकी अगर देखा जाए बात तो ये 1356 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 1356 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और मोहम्मद गेसुदराज की बात कर लें तो ये 1320 से 1422 तक रहे थे। 1320 से 1422 तक रहे थे। अब आप इनको थोड़ा सा यहाँ पर सीक्वेंस से रख सकते हैं। तो इस तरह आंसर हमारा बनेगा 3 1 4 2। क्या बन जाएगा? 3 1 4 2 बन जाएगा। एक बार फिर से आप लोग इसको वीडियो पॉज करके देख लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी। तो ऐसा कहा जाता है लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के इन्होंने चलाए थे। तो ये कौन था? ये मोहम्मद गौरी था। कौन था? मोहम्मद गौरी था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? तो किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? जलालुद्दीन मकबरनी, गजनी का महमूद, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी या फिर चंगेज खान। क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर करना है आप सभी को। तो ये कौन था? तो संसवानी वंश के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। इन्होंने अगर देखा जाए तो सबसे पहले आक्रमण इन्होंने ही किया था और 1192 में उत्तर भारत को जीता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित महान विभूतियों पर विचार करना है और क्या बताना, उपर्युक्त में से कौन पूना पैक्ट से संबंधित था? तो पूना पैक्ट से कौन संबंधित था ये आपको बताना। बी.आर. अम्बेडकर, टी. प्रकाशम, मदन मोहन मालवीय। क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। तो पूना पैक्ट की बात कर लें तो पूना पैक्ट में एक तो गांधी जी थे, है ना। कौन था? गांधी जी एक तो थे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय जी थे। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? एक तो बी.आर. अम्बेडकर जी और मदन मोहन मालवीय जी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बनेगा? बी इसका सही जवाब बनेगा। केवल और केवल पहला और तीसरा, टी. प्रकाशम इसमें नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 59 है। निम्नांकित में से किसने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था, क्योंकि इनकी जो सेवाएं हैं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी। ऐसा किसने कहा था? दिए गए ऑप्शंस में से महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर बी.एम. मुंजे, सर मिर्जा इस्माइल। क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। तो कम्युनल अवार्ड के तहत दलितों के आरक्षण के मुद्दे का जो नेतृत्व अगर देखा जाए तो यहाँ पर अम्बेडकर जी ने किया था और इसी के लिए यहाँ पर जो थे डॉक्टर बी.एम. मुंजे, उन्होंने ऐसा कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर बी.एम. मुंजे। आज के अंतिम प्रश्न पर आते हैं और आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 60। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? तो अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो ये कौन थे? ये थे जेपी दादा यानी जयप्रकाश नारायण जी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनेगा। क्लियर है? तो ये था आज का सेशन कैसा लगा? आई होप एकदम मस्त लगा होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस नए मिले होंगे।
तो ऐसे ही हम हर दिन 60 क्वेश्चंस का रिवीजन करते रहेंगे और जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा तब तक आप हज़ारों क्वेश्चंस का रिवीजन कर चुके होंगे, है ना। तो ऐसे ही बने रहिए, सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा क्योंकि लाइक की संख्या बहुत कम रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए और मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद।